हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं शिवांशु कुमार नामदेव और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की एक नई यूनिट के बारे में, जो कि है 4th यूनिट। इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आप जैसे कि जानते हैं कि जीव और समुदाय इसको हिंदी में कहा जाता है। अलग अलग तरह के जीव आप अपने आसपास देखते हैं और कई सारे जो जीव एक साथ मिल जाते हैं, एक ही तरह के जीव, तो वो बनाते हैं समष्टि यानी कि पॉपुलेशन। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी जीव या समष्टि के बीच में क्या संबंध है, किस तरह से वातावरणीय परिस्थितियां उनको प्रभावित करती हैं और किस तरह की अंतर क्रियाएं ये स्वयं की जाति और दूसरी जाति के जीवों के साथ प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी एक बहुत बड़ी चीज आप इसको कह सकते हैं, जो कि सारी चीजों को अपने अंदर समाने का काम करती है। पारिस्थितिकी इसको कहा जाता है इकोलॉजी, एंड पारिस्थितिक तंत्र इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में है क्या? जैसे कि आप अपने आसपास देखते हैं, आपको कई सारे ऐसे जीव मिलते हैं। जीव मतलब क्या है कि जिसमें लाइफ है, जो जिंदा है वो जीव है, ठीक है। अलग अलग तरह के जीव अपने आसपास आप देखते हैं। जैसा कि नॉर्मली हम जानते हैं कौन कौन से जीव होते हैं। स्वपोषी होते हैं जैसे कि पौधे हैं, विषमपोषी जैसे कि दूसरे जो जीव आप अपने आसपास देख रहे हैं, शाकाहारी, मांसाहारी या जो भी जीव आप अपने आसपास देखते हैं, और सूक्ष्म जीव जिनमें कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सारे जीव आते हैं। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि बहुत सारे अजैविक कारक भी आपके सामने उपस्थित होते हैं। इनमें कई सारे भौतिक कारक हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे रासायनिक कारक हो सकते हैं। जैसा कि आप अपने आसपास देखते हैं, आपको जल की उपस्थिति दिखाई देती है, वायु की उपस्थिति दिखाई देती है, स्थल समूहों की या स्थल आकृतियों की उपस्थिति दिखाई देती है, सूर्य यानी कि प्रकाश की उपस्थिति आपको दिखाई देती है, मृदा उपस्थिति। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बिना कई सारे जो जीव हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, या ये ऐसी चीजें हैं जो कि जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि दो चीजें हमारे आसपास हैं। एक तो है जीवित वस्तुएं या जिन्हें कह सकते हैं जैविक घटक, और एक है अजैविक जिनमें जान नहीं है, तो अजैविक घटक। लेकिन इन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है एक दूसरे के लिए। या कह सकते हैं कि जैविक वस्तुओं के सरवाइव करने के लिए अजैविक वस्तुओं का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या अजैविक घटकों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में जो भी अंतर क्रियाएं होती हैं, इन दोनों के इकट्ठे होने से जो भी जाल बनता है अंतर क्रियाओं का, जो भी हम चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, जो पूरी अंतर क्रिया इंटरेक्शन हो रही है इनके बीच में, इसी को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर जैविक और अजैविक घटक आपस में एक दूसरे से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। तो एक शाखा है बायोलॉजी की, एक शाखा जो कि इस पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित सारी चीजों का अध्ययन करती है, उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी इसको कहा जाता है। तो क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों के बीच, मतलब जो लिविंग है उनके बीच की इंटरेक्शन तो है ही, साथ ही साथ जो जीव हैं और उनके आसपास भौतिक या अजैविक जो पर्यावरण है उनके साथ साथ क्या क्या पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं, उन सभी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं और इसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपको एक इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है। इकोसिस्टम मतलब कि वही चीज की आपको अंतर क्रियाएं दिखाई देंगी जैविक और अजैविक घटकों के बीच में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है। आसपास आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं, जैसे कि सॉइल आपको दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद वाटर देखेंगे, एयर प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है, यानी कि सूर्य प्रकाश उपस्थित है। अब देखो सारी चीजें एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रही हैं। जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, CO2 एटमॉस्फेयर से आ रही है और वाटर मिल रहा है प्लांट को, तो प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट फूड बना रहा है, मतलब कि भोजन का संश्लेषण कर रहा है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें ना हो तो बताओ प्लांट क्या करेगा? अगर मान लो सूर्य प्रकाश ना हो, पानी ना हो, CO2 ना हो, तो क्या करेगा? पौधा अकेले से कर लेगा सारी चीजों का संश्लेषण। यानी आप देख रहे हैं कि अजैविक कारक जो है कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं यहाँ पर इस जीव की क्रिया के लिए, ठीक है। वही चीज अभी कही जा रही थी कि जीवों की क्रिया के लिए अजैविक कारक बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो सॉइल ना हो तो प्लांट कहाँ उगेगा? एक्सेप्शन है, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर में उग जाते हैं, लेकिन सॉइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। सॉइल क्योंकि न्यूट्रिशन दे रहा है, मृदा जो है पोषक पदार्थ देने का काम कर रही है पौधे के लिए। साथ ही आप देख रहे हैं कि अब जो अभी एक चीज ये भी कही गई ना कि जीवों के बीच की भी अंतर क्रिया है। अकेली जीव जैविक और अजैविक कारकों के बीच की अंतरक्रिया नहीं है, ये जीवों के बीच की भी अंतरक्रिया है। कैसे? जैसे कि अगर आप देखें कि इस प्लांट पर ये एक जीव है, इसके ऊपर आपको कई सारे ऑर्गेनिज्म देखेंगे। आप देखते हैं कि इसके ऊपर पक्षी बैठे होते हैं, कई तरह की तितलियां आके बैठती हैं, कई तरह के कीट होते हैं,
और भी कई तरह के छोटे छोटे जीव जो हैं इसके तने और शाखाओं के यहाँ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और इससे पोषण प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे जीव है जैसे कि शाकाहारी, ये खरगोश बैठा हुआ है, ये आके इसकी पत्तियां खाएगा, ठीक है। तो ये प्लांट से पोषण ले रहा है, जीवों के बीच में अंतर क्रियाएं हो रही हैं। अब इसके बाद ये किसी दूसरे जीव को पोषण देगा जो कि मांसाहारी हो। तो इस तरह से जीवों के बीच में अंतर क्रियाएं हो रही हैं और जीवों और अजैविक कारकों के बीच में अंतर क्रियाएं हो रही हैं और इन सारी अंतर क्रियाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर रही होगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो जीव है ये कौन कौन सी चीजों से प्रभावित होता है अपने आसपास, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसको घेरे हुए हैं, इन सारी चीजों को मिला के क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है, जिसमें कि 3 मेन घटक आते हैं। एक तो होता है वायुमंडल, आप अपने आसपास देखते हैं कि वायु का घेरा है जो कि आपको घेरे हुए है। अब इस वायु में अलग अलग तरह के संगठन में गैसेस उपस्थित हैं, जैसे कि अगर आप देखें ऑक्सीजन है जो लगभग 21% के आसपास प्रेजेंट है। नाइट्रोजन अगर आप देखें सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है 78%। फिर उसके बाद फ्रैक्शंस में यानी कि छोटे छोटे से मात्रा में दूसरी गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, हीलियम है, ये सारी चीज़ें उपस्थित है। तो वायुमंडल में आप देखते हैं कि वायुमंडल की जो उपस्थिति है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर हम देखें कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, अगर हम एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है। पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन पौधों को लेना होता है सारी चीज़ों को, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए। तो नाइट्रोजन उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तो मान लो अगर ये गैसेस ना हो तो फिर क्या होगा, तो एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं वायुमंडल जीव से सीधी क्रिया करता है या जीव को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने का कार्य करता है। फिर इसके बाद जलमंडल, आप देखते हैं कि आपके सराउंडिंग में जो जल उपस्थित है वो कई रूपों में उपस्थित होता है, जैसे कि ये ताजे जल के रूप में उपस्थित हो सकता है, यानी कि शुद्ध जल भी जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर, जिसमें कि लवण सांद्रता बहुत कम होती है। इसके बाद खारा जल उपस्थित होता है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो ये कह सकते हैं अलग अलग वाटर के फॉर्मेट्स हैं जो कई सारे जीवों को जीवन देने का कार्य कर रहा है। तो जलमंडल, क्या आप सोचते हैं कि इसके बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल है? धरती पर जितनी भी, जैसे कि मौसम चक्र जो भी चल रहा है या जल चक्र जो भी चल रहा है, वो सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? जलमंडल, वायुमंडल, ये सारी चीजें साथ में कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तभी सारी चीजें हो पा रही हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि प्लांट से क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट बाष्पोत्सर्जन का करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो प्लांट ने बाष्पोत्सर्जन किया, जो भी वाटर सोर्सेस हैं यहाँ से भी वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवेपोरेशन यानी कि बाष्पीकरण की क्रिया हो रही है। अगर आप देखें कि पौधे जो हैं ये ट्रांसपिरेशन मतलब बाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बनाते हैं। ये बादल संघनित होकर भारी हो जाते हैं और वर्षा करते हैं। इस वर्षा के बाद कुछ जल पौधों को मिल जाता है, कुछ जल अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, बहुत सारे जीव इसे यूज कर लेते हैं और बहुत सारा जो जल है वो कहाँ चला जाता है, जल के स्रोतों में चला जाता है। इस तरह से जल पूरी साइकिल में घूमता रहता है। और क्या आपको लगता है कि कोई एक चीज इसको करने का कार्य कर रही है? वायुमंडल भी बादलों को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जो जल के स्रोत है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और जैसे पौधे वगैरह भी आप देख रहे हैं। तो इस तरह से सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और प्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखें स्थल मंडल, जिसे कि कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। तो स्थल के अलग अलग रूप अपने आसपास आप देखते हैं, कहीं पर मृदा की प्रकृति कैसी है, कहीं पर लाल मृदा है, कहीं पर पीली मृदा है, कहीं पर काली मृदा है। तो अलग अलग तरह के फॉर्म्स आप देखते हैं। कहीं पर आप अगर स्थल में देखें टेम्परेचर बहुत हाई है, कहीं पर बहुत ज़्यादा लो है, कहीं आप देखते हैं पर्वत, पहाड़, पठार जैसी स्थलाकृतियाँ आपको देखने मिलती हैं। और इसी के कारण अलग अलग तरह के जीव आपके परिवेश में उपस्थित दिखाई देते हैं आपको। तो मेनली ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 स्फीयर हैं जो कि किसी जीव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वायुमंडल, जलमंडल एंड स्थल मंडल जीव की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एटमॉस्फेयर जो कि पूरे एयर को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करती है, लिथोस्फीयर जिसमें की अर्थ आती है, और यहाँ से सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी आप देखेंगे वो कहाँ पर स्थित है, लिथोस्फीयर में उपस्थित है। हाइड्रोस्फीयर मतलब कि वाटर की उपस्थिति यहाँ पर है। जब तीनों मिल जाते हैं तो तीनों एक दूसरे से, आप देख पा रहे हैं कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि सबकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर।
जैसे कि एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है या हाइड्रोस्फीयर है, तीनों मिलके जीव को विकसित होने की पूरी परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो संगठन के स्तर हैं, अगर आप किसी भी जीव के संगठन को देखें कि किस तरह से जीव संगठित हो रहा है, तो आपको कई तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे बेसिक स्तर पर अगर हम बात करें, जिसे हम कहते हैं जीव, मतलब जीव से छोटा और क्या ही हो सकता है। एक कोई भी ऐसी इकाई जिसमें जान है, हम उसको क्या कह देते हैं? जीव कह देते हैं। अब इससे छोटी कोई भी चीज क्या होगी यार, मतलब अब हम कोशिका को तो जीव नहीं कह सकते, क्योंकि कोशिका, एक कोश के जो जीव है वो एक अलग बात है। मान लो कोशिका में सारी चीजें उपस्थित हैं, वो लाइफ की पैटर्न दिखा रही है, लेकिन जब तक वो जुड़ के एक जीव का रूप नहीं ले लेगी तब तक उसका कोई मकसद थोड़ी है। मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी कोशिका निकाल के आप डाल दो तो वो सर्वाइव कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो सबसे छोटी एक यूनिट जिसमें कि जान है, जो लाइफ की सारे कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, वो कौन है? ऑर्गेनिज्म है, या जिसे जीव कहा जाता है। तो ये प्रकृति की जीवित इकाई है। अब इस जीवित इकाई से और छोटी चीज क्या होगी? ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कई तरह की चीजें, जो भी लाइफ की या जो भी जीवन की विशेषताएं होती हैं, वो सारी विशेषताएं जीव के द्वारा दर्शाई जाती हैं। जैसे कि जन्म है, वृद्धि, विकास, जीर्णता, मृत्यु। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आता है उसका एक फिक्स्ड लाइफ पैटर्न होता है कि जन्म की अवधि इतनी होगी, फिर इसके बाद विकास इतने समय तक होगा, फिर इसके बाद जनन की प्रावस्था आएगी, फिर इसके बाद जीर्णता आएगी और इसके बाद फिर मृत्यु हो जाएगी। तो हर एक जीव के लिए ये अलग अलग तरह से विभाजित हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। पृथ्वी पर आप जितने भी लाइफ फॉर्म्स देखें, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों या माइक्रोब्स हों, सभी के लिए ये चीज़ें जो है वो निर्धारित हैं। अब जो अपने आसपास की परिवेश है उससे क्रिया के आधार पर इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता जाता रहता है। फिर इसके बाद अगर देखें, समष्टि हमारे सामने एक टर्म आता है जिसको कि कहा जाता है पॉपुलेशन। ये टर्म आपको कुछ याद रखने हैं, इसको क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो समष्टि होता क्या है? जब बहुत सारे जीव साथ में मिल जाते हैं, ठीक है, एक ही तरह की प्रजाति के बहुत सारे जीव जब साथ में उपस्थित हैं, तब उनको क्या कहा जाता है? समष्टि कहा जाता है। पर्टिकुलर कोई ज्योग्राफिक रीजन है, कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जो जीव हैं उन सभी को कहा जाता है समष्टि। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में अगर आप देखें ह्यूमन पॉपुलेशन, तो आप दुनिया के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में की बात कर सकते हो उठा के। मान लो आप इंडिया की ही बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जैसे हम कहते हैं मानव जनसंख्या समष्टि या मानव समष्टि हम कहते हैं, तो मानव समष्टि में ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरी प्रजाति आ गई हो, हम उसमें कुत्ते बिल्लियों को भी शामिल कर रहे हो, तो पर्टिकुलर उसमें होमो सेपियंस की बात की जा रही है। तो ये क्या है? समष्टि है। एक ही तरह के जीव हैं, एक ही तरह के उनकी लाइफ साइकिल है, एक ही तरह के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और सबसे खास बात जो कि समष्टि को सारी चीजों से अलग करती है वो ये कि एक समष्टि के सारे जीव आपस में जनन करने में सक्षम होते हैं। अगर कोई भी समष्टि या कह सकते हैं जीवों का कोई समूह जिसमें आपस में जनन नहीं हो सकता है, वो समष्टि में नहीं आ सकता। ठीक है, जो नर और मादा है उनके बीच में जनन होना किसी भी समष्टि का एक बहुत बड़ा लक्षण है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसा द्वंद्व आता है तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कोई भी समष्टि है या नहीं, क्योंकि अगर समान जीव हैं, एक ही प्रजाति के जीव हैं, तो उनमें जनन वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अवश्य प्रेजेंट हुआ। फिर इसके बाद समुदाय, ऐसे क्या कहा जाता है? कम्युनिटी भी हम इसको कहते हैं। तो समुदाय का मतलब क्या है? समुदाय का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन उपस्थित है, मतलब कि बहुत सारे जीव आपको अलग अलग प्रजाति के देखने मिलेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, पर्टिकुलर आपने देखा कि जीव है, एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप समष्टि में देखें तो एक ही तरह के बहुत सारे जीव हैं। जैसे कि आपको फिशेस दिख रही हैं, तो ग्रुप में आप देख रहे हैं कि एक ही तरह की फिशेस आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें समुदाय, कम्युनिटी, मतलब कि बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों के जीव यहाँ पे उपस्थित हैं। तो अब आप देखिए पूरा चिड़ियाघर मचा हुआ है, पांडा भी यहाँ पर है, मंकी भी है, यहाँ पर लेपर्ड भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बर्ड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग तरह के जीव आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि किसी के घर में अगर आप देखें तो ह्यूमन भी है, कोई डॉग पेट के फॉर्म में डॉग को भी पाले हुए है, कोई पैरेट को पाले हुए, फिश एक्वेरियम है। तो क्या हो गया? वो पूरी एक तरह से समुदाय बन गया, कम्युनिटी बन गई। ये आपस में पारस्परिक क्रियाएं करने वाली समष्टियां, जो पॉपुलेशन से आपस में रिएक्ट कर रही हैं किसी न किसी तरह से या इंटरेक्ट कर रही हैं, वो क्या है? समुदाय है। फिर इसके बाद जीवों,
या इसको इंग्लिश में कहा जाता है बायोम। ठीक है, सबसे विशाल स्थलीय जैव तंत्र जिसको माना जा सकता है वो क्या है, बायोम है। यहां पर अब आप किसी एक चीज पर फिक्स्ड नहीं रह गए हैं, जीव, समष्टि या समुदाय, सारी चीजें यहां पर उपस्थित हैं और सारे आपस में मिलकर पारस्परिक क्रियाएं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अभी तक आप देख रहे थे कि आप जीवित चीजों को लेकर चल रहे थे, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट की परिस्थितियां, मतलब कि वातावरण का जो आपका परिवेश है वो भी इसको डिफाइन करने का काम करता है कि किस तरह का परिवेश है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि रेगिस्तानी या सहारा डेजर्ट का जो बायोम है या डेजर्ट बायोम है जो, तो अब आपके दिमाग में कैसी कंडीशन आएंगी कि एरिड कंडीशंस, आपको शुष्क एंड शुष्क परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रेत ही रेत आप इमेजिन कर रहे हैं, प्लांट्स बहुत कम है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे कि आप रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओपनशी या कैक्टस जैसे प्लांट्स आप इमेजिन कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या प्रोमिनेंट कंडीशंस क्या हो रही है, मेन कंडीशंस की वातावरण की जो परिस्थितियां हैं उसके कारण यहाँ पर अलग तरह का परिवेश आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें माउंटेन, तो माउंटेन अपने आप में एक बायोम है, बड़ा जैव क्षेत्र आप दिख रहे हैं। तो इस तरह से परिस्थिति मेनली बायोम के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे विशाल जो स्थलीय जैव तंत्र आप देख रहे हैं अपने आप में, तो इनमें क्या एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं टुंड्रा, जैसे कि हम कह सकते हैं पर्णपाती वन, ठीक है, हाँ, और जैसे कि हम कह सकते हैं मैदान, जो भी आप प्लेन्स वगैरह देख रहे हैं, जैसे कि रेगिस्तान। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जाम्पल है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र है। यहाँ पर जो अजैविक कारक है, अजैविक कारक कई तरह से यहाँ पर अभी हमने कहीं पर भी अजैविक कारकों की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अजैविक कारक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के अजैविक कारक होंगे उस तरह का आपको जीवों का तंत्र यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से संगठन के इस तरह सबसे छोटा अगर संगठन का स्तर कहा जाए तो जीव है, जीव से बढ़ते हुए फिर समष्टि, समष्टि जब और बड़ी हो जाती है, बहुत सारी प्रजातियां जुड़ जाती हैं तो समुदाय, और बहुत सारे समुदाय जब साथ में रह रहे हैं अजैविक विशिष्ट प्रकार की अजैविक परिस्थितियों के साथ, तब हम इसे कहते हैं जीवों। ये सारे मिलकर पारिस्थितिक तंत्र की रचना करते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे आसपास, और कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि सबसे पहला टर्म है जैव मंडल। इसके बारे में वैसे हम बात कर ही चुके हैं, बायोस्फीयर इससे कहा जाता है। तो पृथ्वी के जितने सारे पारिस्थितिक तंत्र हैं सारे अगर मिल जाएं तो क्या बनाएंगे, जैव मंडल बनाएंगे। अब इसमें कोई भी ऐसे छोटे लेवल पर बात नहीं की जा रही, जितने तंत्र हैं सारे अगर मिल जाए तो वो क्या बना रहे हैं, जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्फीयर जिसमें कि लाइफ है, ठीक है। तो पूरा स्फीयर हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जहां जहां लाइफ थी हमने सबको उठा के एक जगह रख दिया, और यानी कि हम कह रहे हैं कि एक ही लेवल पर हम सबकी बात कर रहे हैं, रेगिस्तान वाला भी, माउंटेन वाला भी, समुद्र के, नदी तंत्र, सारी चीजें, इन सबको उठा के हमने क्या कह दिया, बायोस्फीयर कह दिया, जैव मंडल की यहाँ यहाँ लाइफ आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम बात करें पर्यावास या हैबिटेट, तो हैबिटेट क्या होता है कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई जीव रह रहा है पर्टिकुलर, उसका जो निवास स्थान है उसको कह सकते हैं आवास कहा जाता है या उसका पर्यावास कहा जाता है। तो किसी जीव, समष्टि या समुदाय का विशिष्ट पर्यावरणीय कारकों वाला भौतिक निवास स्थान, ठीक है। भौतिक मतलब कि जहां वो रह रहा है फिजिकल फॉर्म में, जहां पर वो उपस्थित है, और पर्यावरणीय जो कारक हैं वो विशिष्ट हैं, वो सामान्य नहीं है। मतलब कि कोई जैसी मछली है तो अब वो जल में ही रह सकती है, सीधी सी बात है, पानी अब आप बाहर निकालोगे तो उसकी लाइफ थोड़ी बचेगी, तो विशिष्ट हो गई ना। पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, विशिष्ट हैं। तो कोई भी जो जीव, समष्टि या समुदाय है उसकी विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियां हो रह सकता है, और ऐसे ही निवास स्थान को हम क्या कहते हैं, पर्यावास या विशिष्ट हैबिटेट कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सूक्ष्म आवास के बारे में, सूक्ष्म आवास क्या होता है, माइक्रो हैबिटेट, ठीक है। पर्टिकुलर कोई जो हैबिटेट है अब उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे आपको, जैसे कि हमने कहा कि कोई भी छोटा सा ग्राउंड है पर्टिकुलर जहां पर बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए हैं, तो अब प्लांट्स के लिए वो पूरा जो आप पार्ट देख रहे हैं वो क्या था, हैबिटेट है। उस ग्राउंड पर पूरे प्लांट्स के लिए लाइफ मिली हुई है जहां पर वो जिंदा है या वो जीवन यापन कर रहे हैं। अब लेकिन सूक्ष्म आवास क्या होता है, किसी वास स्थान में पाए जाने वाले विभिन्न उपभाग जिनमें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के भिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स रह रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स की उगने के लिए ये बहुत अच्छी कंडीशंस मुहैया करा रहा है, पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स आपको देखने मिल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक पर्यावास हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें पर्टिकुलर कोई एक जैसे कि प्लांट पड़ा हुआ है, या कह सकते हैं ट्री का स्टेम पड़ा हुआ है, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, एक सूक्ष्म आवास। अब आप जैसे देखें कि इस पूरे ट्री पर बहुत तरह के जीव रह सकते हैं। यहाँ पर देखो शैवालें भी लगी हुई हैं, यहाँ पर केंचुए भी होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होंगे, यहाँ पर आके कई सारे जो बर्ड्स हैं उन्होंने घोंसले भी बनाए होंगे। तो ये आप क्या देख रहे हैं, सूक्ष्म आवास यहाँ पर देख रहे हैं। सूक्ष्म आवास की परिभाषा ये है कि कोई भी जो वास स्थान है, जैसे कि ये कोई पूरा वास स्थान है, इसमें भी अगर आप विभिन्न उपभागों की बात करें, इसमें भी छोटे छोटे हिस्से होंगे जहां पर जीव रह रहे होंगे अपनी पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार। कैसे, जैसे कि कोई जीव है जो कि यहाँ पर किसी प्लांट पर रह रहा होगा, कोई जो जीव है यहाँ पर बिल खोद के जमीन में रह रहा होगा। तो आवास तो एक ही है, एक ही ग्राउंड है, लेकिन उसमें भी पर्यावरणीय परिस्थितियां जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जीव निवास कर रहे हैं, ठीक है। जो चूहा है वो कहाँ रहेगा, बिल बना के रहेगा कहीं पर खोद कर, ठीक है। कोई जो पक्षी है वो कहाँ रहेगा, प्लांट्स पर रहेगा, लेकिन जगह तो एक ही है ना। उसी जगह के बहुत सारे डिविजन्स हो गए हैं और इन्हीं डिविजन्स को हमने क्या कहा है, सूक्ष्म आवास कहा है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होंगी आई थिंक। फिर इसके बाद हम अगर बात करें कि पारिस्थितिक कर्मता, या इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल निके, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल निके क्या होता है, तो अभी आपने हैबिटेट की बात की, ठीक है। तो हैबिटेट में आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पर वो रह रहा है, ठीक है, जहां पर वो सारा अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन निके क्या होता है, निके मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जहां पर कोई भी पर्टिकुलर एरिया में वो रह तो रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी इंटरेक्शंस कर रहा है, ठीक है, कई सारी प्रतिक्रियाएं कर रहा है, अंतरक्रियाएं कर रहा है। इन सारी अंतरक्रियाओं को ही उसकी निके कहा जाता है या उसकी कर्मता कहा जाता है। क्या कर्म कर रहा है वो वहां पर, वो क्या है उसकी निके या पारिस्थितिक कर्मता। पारिस्थितिक तंत्र में किसी जीव की कार्यात्मक भूमिका क्या है, जो भूमिका वो निभा रहा है, अलग अलग जीवों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निके कह रहा है। किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि अगर आप देखें कि पोलर बियर जो है वो कहां पर रह रहा है, वो साइबेरिया में रह रहा है, या कह सकते हैं कि जहां पर कोल्डर कंडीशंस हैं, तो वहां पर वो तो उसका आवास हुआ, लेकिन वहां पर वो कर क्या रहा है, वो वहां पर मछलियों का शिकार कर रहा है, वो जाके किसी पर्टिकुलर आइस केव में छुप के हाइबरनेशन में है। तो ये क्या है, उसकी कर्मता है, वो अलग अलग तरह के से इंटरेक्शन कर रहा है अपने सराउंडिंग से। तो जो सराउंडिंग से या अपने परिवेश से जो उसकी अंतरक्रियाएं हैं, उन सारी अंतरक्रियाओं को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसे हम पारिस्थितिक कर्मता की संज्ञा दे रहे हैं। अब इसकी अलग अलग तरह के टाइप हो सकते हैं, जैसे कि आवास कर्मता, हैबिटेट निके कहा जाता है, जीव के रहने का जो पर्टिकुलर स्थान है, ये उसकी कर्मता है, पर्टिकुलर जगह पर वो रह रहा है। फिर इसके बाद पोषक कर्मता, वो ट्रॉफिक लेवल में किस तरह के से काम कर रहा है, किस तरह का उसका प्रोफेशन है। पर्टिकुलर कोई भी जब हम इकोलॉजिकल निके की बात करते हैं तो उसे ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन कहा जाता है कि वो किस तरह से कार्य कर रहा है उस पर्टिकुलर और हैबिटेट में। तो जीव की कार्यात्मक भूमिका कि जीव किस तरह से कार्य कर रहा है, वो शाकाहारी है, वो मांसाहारी है, वो किस तरह की पोषक विभिन्नताएं प्रदर्शित कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। फिर इसके बाद उच्च आयतन कर्मता कि पर्टिकुलर जो पर्यावरण प्रवणन है उसमें जीव का स्थान क्या है, किसी पर्टिकुलर प्लेस में, जैसे कि हम बात करते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस पूरे ऑर्गेनिज्म में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। अलग मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका मतलब रोल तो है लेकिन इनका रोल इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना कंपैरिजन में दूसरे जीव का है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इकोलॉजिकल निके की बात की गई है। हमने यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ों की बात की है, इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का। अगले सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ऐसी परिस्थितियों के बारे में जो कि जीवों को जीवन यापन करने में बहुत सुविधाएं प्रदान करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।